Hello guys, hello. How are you? I think we are live. क्या ऑडियो वीडियो प्रॉपर है बेटा और हम लाइव है? बता दो मुझे एक बार. क्या हम लाइव है? ऑडियो वीडियो प्रॉपर बता दो मुझे एक बार. यस. ओके बेटा. तो हम लोगों ने कल क्या पढ़ा था? हम लोगों ने कल स्टार्ट किया था बेटा 35 से, आई थिंक. नहीं, हमने एक्चुअल कॉस्ट से स्टार्ट किया था, एक्चुअल कॉस्ट से, राइट. वी स्टार्ट विद एक्चुअल कॉस्ट, देन हम 35 पढ़ा, फिर हमने आगे बढ़े. ठीक है. अब एक काम करते हैं, जो पढ़ा कल रिविजन करते हैं. ठीक है. जो पढ़ा रिविजन करते हैं उसके बाद आगे बढ़ते हैं. ठीक है. अच्छा, उसके बाद बता दो बेटा, बुक्स का डिस्पैच हो चुकी है, बुक्स आपकी. ठीक है. बुक्स डिस्पैच हो चुकी है. ट्रैकिंग आईडी आपको आ गई क्या? अगर आ गई होगी तो ठीक है, नहीं आई होगी तो आ जाएगी आज. ठीक है. वैसे मैंने कल बोल दिया था उनको कि आप भेज दो ट्रैकिंग आईडी. ठीक है. बेटा ऐप में लाइव कल या परसों से स्टार्ट होगा बेटा. ऐप में जो लाइव होगा वो कल से या परसों से स्टार्ट होगा, है ना. बेटा डाउट्स का ग्रुप कब बनेगा? जब ऐप पे लाइव होगा ना, जिस दिन, उस दिन से डाउट ग्रुप बनेगा. मैं कल से ऐप पे लाइव कर देता हूँ, काम करता हूँ. कल से लाइव ऐप पे कर देता हूँ और वहीं पे अपन डाउट्स लेंगे. फिर डाउट ग्रुप वहाँ डाल दूंगा. ठीक है. डन बेटा. यस. चलो बात करते हैं सर एक्चुअल कॉस्ट की. सेक्शन 43(1) एक्चुअल कॉस्ट. सेक्शन 43(1) एक्चुअल कॉस्ट. ठीक है. एक्चुअल कॉस्ट ऑफ द असेट इज कैलकुलेटेड एज फॉलोज. कैसे होता है सर? परचेज प्राइस प्लस इंस्टॉलेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड ट्रायल एंड एक्सपेंस. ठीक है. प्लस इंटरेस्ट ऑन लोन अप टू पुट टू यूज, प्लस टैक्सेस एंड ड्यूटीज इफ आईटीसी नॉट अवेलेबल. ठीक है. अगर आईटीसी अवेलेबल नहीं है तो हम जीएसटी ऐड करते हैं. ठीक है. माइनस सब्सिडी गवर्नमेंट ग्रांट रिसीव्ड एंड अमाउंट अर्न बाय सेलिंग ट्रायल एंड प्रोडक्शन, ये माइनस करते हैं. तो क्या आता है बेटा हमारा? एक्चुअल कॉस्ट ऑफ द असेट ये आता है. ठीक है. इफ पेमेंट फॉर परचेज एक्सपेंस ऑफ असेट टू अ सिंगल पर्सन इन अ सिंगल डे इज मोर देन 10,000 बाय कैश, बेरा चेक, क्रॉस चेक, तो उस केस में जो पेमेंट या एक्सपेंडिचर होता है इट शैल नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ एक्चुअल कॉस्ट ऑफ असेट. ठीक है. डन. अपने स्पेशल केसेस जानते हैं, एक्चुअल कॉस्ट पढ़ा था बेटा. ठीक है. असेट यूज्ड इन साइंटिफिक रिसर्च और सेक्शन 35 एसेट, इसमें ऑलरेडी अपने को 100% डिडक्शन मिल चुका है, तो एक्चुअल कॉस्ट इसकी नील होगी. क्योंकि एक्चुअल कॉस्ट क्या होता है सर? एक्चुअल कॉस्ट इज द कॉस्ट जिस पे हम लोग डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं. व्हाट इज एक्चुअल कॉस्ट? एक्चुअल कॉस्ट इज द कॉस्ट जिस पे हम लोग डेप्रिसिएशन डायरेक्टली चार्ज करते हैं, राइट. दैट इज एक्चुअल कॉस्ट. ठीक है. तो जब इस पर ऑलरेडी हमको 100% डिडक्शन मिल चुका है, तो इसका मतलब कि कॉस्ट हमको पूरी अलाउ हो चुकी है, तो हम अलग से फिर से डेप्रिसिएशन चार्ज क्यों करेंगे? नहीं करेंगे, इसलिए एक्चुअल कॉस्ट नील. असेट एक्वायर्ड बाय गिफ्ट विल, डब्ल्यूडीवी ऑफ प्रीवियस या प्रीसीडिंग ओनर लेंगे. ठीक है. स्टॉक कन्वर्टेड इनटू कैपिटल एसेट एंड यूज इन बिजनेस, आपने स्टॉक कन्वर्ट कर दिया कैपिटल एसेट में और यूज किया बिजनेस में, तो क्या लेते अपन? एक्चुअल कॉस्ट एफएमवी ऑन द रेट ऑफ कन्वर्जन. ठीक है. बिल्डिंग यूज फॉर पर्सनल पर्पस देन ब्रॉट टू बिजनेस, ओरिजिनल कॉस्ट माइनस नोशनल डेप्रिसिएशन टिल डेट. ठीक है. सो इसमें एक बात है कि ओनली एप्लीकेबल फॉर बिल्डिंग एंड अदर एसेट्स में ओरिजिनल कॉस्ट लेते हैं. ये सिर्फ जो एक्सप्लेनेशन है ये बिल्डिंग पे एप्लीकेबल है, अदर असेट्स पे एप्लीकेबल नहीं है. रीपर्चेज ऑफ एसेट सोल्ड, बताया था मैंने. मेरे से नौरा को गया, नौरा से सुकेश को, सुकेश जैकलिन को, घूम के मेरे पास आया, तो इसकी कॉस्ट क्या होगी हमारे हाथ में? फिर से डब्ल्यूडीवी एट द टाइम ऑफ सेल और रीपर्चेज प्राइस विच एवर इज लोअर. एन एसेट परचेज एंड लीज बैक टू सेम पर्सन में डब्ल्यूडीवी ऑफ प्रीवियस ओनर. डन. अपने फॉरेन एक्सचेंज का पेमेंट किए. ठीक है. तो उससे प्रॉफिट लॉस हुआ हमको. प्रॉफिट लॉस ड्यू टू फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन एट द टाइम ऑफ पेमेंट शैल बी एडजस्टेड टू द कॉस्ट ऑफ असेट. ठीक है. प्रॉफिट को हम रिड्यूस फ्रॉम एसेट करेंगे एंड लॉस को हम एड टू कॉस्ट ऑफ असेट करेंगे. ठीक है. सर इंटरेस्ट ऑन लोन अप टू पुट टू यूज क्या होगा? एडेड टू एक्चुअल कॉस्ट अंडर 43(1) आफ्टर डेट ऑफ पुट टू यूज अलाउड एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, राइट. साइंटिफिक की बात करते हैं सर. साइंटिफिक में अगर हम कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, किसी और को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो क्या करते हैं सर? हम आईआईटी नेशनल लैबोरेटरी को, अप्रूव्ड इंडियन कंपनी एंगेज इन आर&डी, या फिर अप्रूव्ड कॉलेज, इंस्टीट्यूट, यूनिवर्सिटी और रिसर्च एसोसिएशन, इन सबको हम लोग अगर क्या करेंगे? डोनेट करेंगे बेटा, तो आपको 100% डिडक्शन मिलेगा. क्या मिलेगा?
100% डिडक्शन। और सर अगर आप इन हाउस रिसर्च करोगे, खुद रिसर्च करोगे, तो दो चीज़ें, एक बिफोर कमेंसमेंट, एक आफ्टर कमेंसमेंट। बिफोर कमेंसमेंट, आफ्टर कमेंसमेंट। सर एक्सपेंडिचर बिफोर कमेंसमेंट में हमको मिलता है फॉर मैक्स 3 प्रीसीडिंग ईयर्स बिफोर डेट ऑफ कमेंसमेंट, कमेंसमेंट डेट से, ठीक है, मैक्स 3 प्रीसीडिंग ईयर्स मिलता है पहले, ठीक है। अब सर दो है इसमें, कैपेक्स है और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, ठीक है। तो सर कमेंसमेंट के पहले मतलब बिजनेस स्टार्ट होने से पहले हमें कैपेक्स मिल जाएगा पूरा, ठीक है, लैंड छोड़ के सब कुछ मिल जाएगा, लैंड छोड़ के सब कुछ मिल जाएगा, बट रेवेन्यू में से दो चीज़ें मिलेगी, क्या क्या, सैलरी एंड मटेरियल, सैलरी भी एक्सेप्ट पर्क्स, बाकी रेवेन्यू अलाउड नहीं रहेगा कमेंसमेंट के पहले, सैलरी एक्सेप्ट पर्क्स एंड मटेरियल, ठीक है। एक्सपेंडिचर आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, सारे एसएससी के लिए रेवेन्यू 100% अलाउड है, कैपिटल 100% अलाउड एक्सेप्ट लैंड, कैपिटल 100% अलाउड एक्सेप्ट लैंड। साइंटिफिक कंट्रीब्यूशन टू अदर्स की बात करते हैं, 100% अलाउड, ये तो बात कर लिया अपन ने, ठीक है। डिडक्शन यहाँ पे अलाउ हो गया, तो डेप्रिसिएशन अलग से नहीं मिलेगा, ठीक है। एंड इफ लैंड एंड बिल्डिंग इज परचेज इन कंपोजिट एग्रीमेंट, तो कॉस्ट बाइफैक्टेड होता है ऑन द बेसिस ऑफ एफएमवी। सर 35 डीडीए की बात करते हैं, एक्सपेंडिचर इन वीआरएस। सर क्या होता है, सारे एसएससी को अलाउड है, 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में अलाउड रहता है, ठीक है। और मान लो अगर अमलगमेशन डिमर्जर हो गया बीच में 5 ईयर्स के पीरियड में, तो जो रिमेनिंग डिडक्शन है वो अलाउड रहेगा न्यू फॉर्म कंपनी को फॉर बैलेंस पीरियड, ठीक है। इन द बैलेंस पीरियड ईयर ऑफ अमलगमेशन एंड डिमर्जर इज ऑल्सो इंक्लूडेड, ठीक है। 35 डी की बात करते हैं, स्पेसिफाइड बिजनेस, सारा 100% कैपेक्स मिलता है, 3 छोड़ के, एलजीएफ, लैंड गुडविल फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, डन। लैंड गुडविल फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। एग्रीकल्चर में 3 चीजें बेटा, कोल्ड चेन, वेयर हाउस, वेयर हाउस एडिबल ऑयल के लिए नहीं है, ध्यान रखना, वेयर हाउस एडिबल ऑयल के लिए नहीं है, एंड प्रोडक्शन ऑफ फर्टिलाइजर इन इंडिया, ठीक है। घर, होटल, हॉस्पिटल, होटल कौन सा, 2 स्टार एंड अबव, हॉस्पिटल कौन सा, 100 बेड्स एंड मोर, ठीक है। एंड घर कौन सा, गरीबों के लिए, डेवलपिंग एंड बिल्डिंग अ हाउसिंग प्रोजेक्ट अंडर स्लम डेवलपमेंट स्कीम और अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम, ठीक है। नेक्स्ट, आयरन वेफर इंफ्रा हनी, आयरन वेफर इंफ्रा हनी, आयरन वेफर इंफ्रा हनी, तो आयरन में लेइंग एंड ऑपरेटिंग अ स्लरी पाइपलाइन ऑफ आयरन ओर, वेफर में सेटिंग अप एंड ऑपरेटिंग अ सेमीकंडक्टर वेफर फैब्रिकेशन यूनिट, इंफ्रास्ट्रक्चर में डेवलपिंग एंड मेंटेनिंग एंड ऑपरेटिंग अ न्यू इंफ्रा फैसिलिटी, एंड हनी में बी कीपिंग एंड प्रोडक्शन ऑफ बी हनी एंड वैक्स, ठीक है। बिजनेस नया होना चाहिए, इट शुड नॉट बी फॉर्म बाय स्प्लिटिंग अप और रिकंस्ट्रक्शन ऑफ ओल्ड बिजनेस, ठीक है। प्लांट मशीन न्यू होना चाहिए, 20% ओल्ड चल जाएगी, इंपोर्टेड सेकंड हैंड को हम न्यू मानते हैं, ठीक है। ध्यान रखना, आप 35 एडी में मानते हो इंपोर्टेड सेकंड हैंड को न्यू, इंपोर्टेड सेकंड हैंड पे एडिशनल मिलता है क्या, नहीं मिलता, यहां आई से आपके साथ खेलता है, इंपोर्टेड सेकंड हैंड पे एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं मिलता, बट इंपोर्टेड सेकंड हैंड यहां चल जाती है, किसमें, 35 एडी में, ठीक है। डिडक्शन अलाउड रहता है, सब बता दिया आपको। डेप्रिसिएशन अलग से अलाउड नहीं है, अगर आपको 35 एडी मिला है तो क्या अलग से डेप्रिसिएशन अलाउड है क्या, नहीं सर, ठीक है। प्री कमेंसमेंट एक्सपेंस, capex incurred before commencement of business and capitalized in the books in the year of commencement is allowed as deduction under section 35 AD in the year of commencement of business, ठीक है। unabsorbed loss of special business can be carried forward indefinitely, loss of special business can be set off only against specified business income, आपका लॉस जो होता है स्पेसिफाइड बिजनेस का, वो सिर्फ स्पेसिफाइड बिजनेस की इनकम से सेट ऑफ हो सकता है, फर्क नहीं पड़ता दूसरे बिजनेस ने 35 एडी में रिडक्शन लिया है कि नहीं लिया है, बस वो क्या होना चाहिए, बस वो स्पेसिफाइड बिजनेस होना चाहिए, ये बात समझिए क्या, हाँ समझ गए सर। 43 एप्लीकेबल है सारे कैपेक्स पे, ठीक है। मतलब आप अगर कैश में करोगे 10,000 से ऊपर तो उसका रिडक्शन नहीं मिलेगा अपने को, कैश बैलेंस चेक क्रॉस चेक में करोगे अगर 10,000 से ऊपर तो उसका रिडक्शन नहीं मिलेगा। इंफ्रा फैसिलिटी मतलब ये सब होता है, रोड, टोल, ब्रिज, रेल सिस्टम, हाईवे प्रोजेक्ट, वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट, वाटर ट्रीटमेंट प्रोजेक्ट एंड एयरपोर्ट एंड इनलैंड वाटरवेज एक्सेट्रा, ठीक है। अब यहाँ से अपने को पढ़ना है आज, ठीक है। यहाँ तक रिवीजन हुआ बेटा आपका, ठीक है। यहाँ से पढ़ेंगे क्वेश्चन करना स्टार्ट करेंगे, यहाँ से अपन पीजीयूपी के, यहाँ से पढ़ेंगे क्वेश्चन करना स्टार्ट करेंगे पीजीयूपी के, ठीक है। यहाँ तक रिवीजन हुआ बेटा आप लोग का, सर आपकी क्या है लास्ट क्लासेस यूट्यूब पे, यस बेटा। कल से क्लास कैसे होगी, कल से क्लास बेटा ऐप पे होगी वी स्मार्ट के। क्या सर ये फ्री बैच है, नहीं बेटा ये पेड बैच है। पेड बैच सर वेबसाइट कौन सी वेबसाइट से लेना है हमको, तो लिंक बेटा डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, फिर भी आपको दिखा देता हूँ एक बार मैं लिंक खोल के, वहाँ से आपको लेनी पड़ेगी।
तो खुल गया बेटा, है ना? ये आपको लेना है, ठीक है, वेबसाइट से, राइट? ओके सर, डीपीक्यू भी दे दो। हाँ बेटा, डीपीक्यू देता हूँ आज से, है ना? यहाँ पे बटन सिलेक्ट कर लेना अपना, ठीक है, नंबर डालना, वैलिडिटी सिलेक्ट करना, सब कर लेना, हो जाएगा काम आपका, ठीक है। 11:30 to 1:30 रोज रहेगी बेटा क्लास, ठीक है, ऐप पे, कल से यूट्यूब पे नहीं होगी। ओके, आप लोगों को बुक डिस्पैच का मैसेज आया होगा तो अच्छी बात है, नहीं आया होगा तो आज आ जाएगा पक्का, मैं बोल दूंगा आज उनको कि भेज ही दो, डिले मत करो। सर चैप्टर वाइज शेड्यूल क्या रहेगा बेटा? पहले टैक्स रेट्स होगा, हो गया, पीजीपी होगा, फिर कैपिटल गेन होगा, फिर आईएफएस, फिर रेसिडेंस, ऐसे करते करते अपन चैप्टर खत्म करेंगे सारे, ठीक है। चलो, asset bought under this section should be exclusively used for a specified business for 8 years from the date of acquisition। जिस दिन एक्वायर किया वहां से लेके 8 साल तक आपको स्पेसिफाइड बिजनेस के लिए यूज करना पड़ेगा। आप ना बेच नहीं सकते, एक बात ध्यान रखना, आप बीच में बेच नहीं सकते, ना ही किसी और बिजनेस के लिए यूज कर सकते हो। क्या बोला मैंने? ना ही आप बेच सकते हो, ना ही किसी और बिजनेस के लिए यूज कर सकते हो, ठीक है। आप क्या कर सकते हो, आपको सेम ही बिजनेस के लिए 8 साल तक यूज करना पड़ेगा, ठीक है, डन, ओके, डन। सर बेटा ये मैं बता रहा हूँ आपको, बेटा आपके डाउट जो भी एक बार पूछ लो मुझसे, क्लियर कर लो, बीच में मत पूछते रहो, ठीक है। सर चैप्टर वाइज क्या शेड्यूल रहेगा सर? अबे चैप्टर वाइज बता दो, दिया तेरे को मैंने, और क्या बताऊं दोस्त? पहले पीजीपी हो रहा है, कैपिटल हो रहा है, एफएस हो रहा है, फिर और होते रहेगा, ठीक है। उससे क्या फर्क पड़ता है बेटा आपको? अगर क्लास करनी है आपको तो पूरी क्लास करते जाओ, आपको समझ में आ जाएगा, है ना दोस्त? ठीक है, ओके, तो मैं सब करवा दूंगा, चिंता मत करो, मेरे पास आ जाओ तुम लोग, 55 घंटे चाहिए मुझे तुम्हारे, मैं पूरा ड्यूटी तुमको करा दूंगा। शुरू की 3-4 क्लास अभी अपनी, पिछले की 2-3 क्लास अपनी थोड़ी डिस्टर्ब चली गई गलती से, क्योंकि यार बहुत प्रेशर चल रहा था यहाँ पे, ठीक है, प्लस ये ऐप के इश्यूज चल रहे थे। कल से क्लास ऐप पे होगी एकदम नॉर्मली, 11:30 स्टार्ट होगी, 1:30 खत्म होगी, और पूरी चीज़ें खत्म हो जाएगी, बढ़िया से खत्म हो जाएगी, ठीक है। आपको चिंता की कोई बात नहीं है, राइट? तो टेंशन मत लो, आ जाओ मेरे पास, मैं सब करवा दूंगा, डीडी आपको बन जाएगा, ठीक है। चलो, अब सर अपने इस सेक्शन में लिया, हमको यूज करना पड़ेगा 8 साल के लिए इसी बिजनेस में, ठीक है। हमने मान लीजिए इफ यूज्ड फॉर नॉन स्पेसिफाइड बिजनेस बिफोर एक्सपायरी ऑफ 8 ईयर्स, ऐसा कर लिया हमने। क्या कर लिया हमने? यूज कर लिया फॉर नॉन स्पेसिफाइड बिजनेस बिफोर एक्सपायरी ऑफ 8 ईयर्स। ये तो गलत बात है ना, ये तो गलत बात है। तो हम क्या करेंगे, आपका जो डिडक्शन क्लेम किया था आपने, मान लो आपने 50 लाख डिडक्शन क्लेम किया होगा, ठीक है, और थर्ड ईयर में आपने क्या कर दिया, यूज फॉर नॉन स्पेसिफाइड बिजनेस, यूज फॉर नॉन स्पेसिफाइड बिजनेस, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे, आप डिडक्शन जो लेता वो एड बैक कर दो वापस। डिडक्शन क्लेम किया था आपने काय के लिए, क्योंकि आप स्पेसिफाइड बिजनेस के लिए 8 साल तक यूज करोगे, और बीच में आपने क्या कर लिया, आपने बीच में ही उसको नॉन स्पेसिफाइड बिजनेस के लिए यूज कर लिया। ये तो गलत बात है, सरासर गलत है, ये सरासर गलत है, इसलिए हम इसका खंडन करते हैं। हम क्या बोलेंगे, अब तुम गलत कर रहे हो, एक काम करो, तुमने 50 लाख डिडक्शन लिया था ना पहले, अब एक काम करो 50 लाख वापस ऐड कर दो, इनकम में 50 लाख ऐड कर दो, ठीक है। कौन बोल रहा है? एओ बोल रहा है, असेसिंग ऑफिसर। हम क्या बोलेंगे, सर ये गलत बात है, ठीक है, हम समझ गए, हमने यूज कर लिया नॉन स्पेसिफाइड बिजनेस में, समझ गए हम, बट आपने इनकम ऐड किया, हमारा डिडक्शन, समझ गए हम। डिडक्शन क्लेम कहां से हुआ था बेटा? डिडक्शन क्लेम हुआ था पीजीपी इनकम से, 50 लाख माइनस हुआ था, तो अब ऐड भी होगा तो कहां होगा? 50 लाख पीजीपी इनकम में। बट सर हम अगर डिडक्शन नहीं लेते, हम क्या बोल रहे हैं, आपने डिडक्शन वापस रिवर्स कर दिया, हमारी इनकम में ऐड कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है सर, पर एक बात सुन लो,
कि सर अगर हम डिडक्शन नहीं लेते इस सेक्शन में तो हमको डेप्रिसिएशन मिलता। क्या मिलता? डेप्रिसिएशन। तो एक काम कर दो, हमको 2 साल का डेप्रिसिएशन अलाउ कर दो, हमको 2 साल का डेप्रिसिएशन अलाउ कर दो, ताकि थर्ड ईयर से भी हम डेप्रिसिएशन ले सकें और हमारी चीजें नॉर्मल हो जाए। 2 साल का डेप्रिसिएशन अलाउ कर देंगे, 5 लाख बचा 45 और 4.5 लाख बचा 40.5 लैक्स। ये बचा ना, ठीक है, ये आपकी इनकम में ऐड हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि भाई हम लोग ने 2 साल डेप्रिसिएशन नहीं लिया, वो 2 साल का नुकसान भी तो हुआ हमारा। हमने 2 साल में 9.5 लाख का 9.5 लाख का डेप्रिसिएशन नहीं लिया है, तो दो हमको। आप 50 लाख हमारी इनकम में ऐड कर रहे हो तो वो 2 साल का हमको डेप्रिसिएशन भी दो, वो 2 साल का हमको क्या दो? डेप्रिसिएशन भी दो। बोले ठीक है, ओके, दे देते हैं। और सर अब आगे हम लोग डेप्रिसिएशन किस पे कैलकुलेट करेंगे? इसी अमाउंट पे जो हमारी इनकम में ऐड हुआ है, 40.5 लाख पे 10% नेक्स्ट ईयर से करेंगे, थर्ड ईयर से, मतलब थर्ड ईयर से 40.5 लाख पे करेंगे। तो ये क्या बन गया सर? ये बन गया हमारी एक्चुअल कॉस्ट। क्या बन गया? एक्चुअल कॉस्ट, क्योंकि इस पे हम क्या कर रहे हैं? डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर रहे हैं। इस पे हम लोग क्या कर रहे हैं? डेप्रिसिएशन कैलकुलेट। तो एक बात समझना, if used for non-specified business before expiry of 8 years, then amount of deduction claimed minus depreciation that would be allowable if 35 AD was not taken, ये हम क्या कर देंगे? पीजीपी में ऐड कर देंगे। एंड ऑल्सो दिस अमाउंट विल बी एक्चुअल कॉस्ट फॉर नॉन स्पेसिफाइड बिजनेस। क्या बन जाएगा? एक्चुअल कॉस्ट बन जाएगा, उस पर आप क्या लोगे? डेप्रिसिएशन लोगे। अगर आपने यूज किया फॉर नॉन स्पेसिफाइड बिजनेस आफ्टर एक्सपायरी ऑफ 8 ईयर्स, कोई दिक्कत नहीं है। अगर नॉन स्पेसिफाइड बिजनेस के लिए यूज करोगे आफ्टर एक्सपायरी ऑफ 8 ईयर्स, कोई दिक्कत नहीं है, सच में करो आराम से, नो पीजीपी इनकम, एक्चुअल कॉस्ट नील। अगर आप सोल्ड कर दोगे बिफोर एक्सपायरी ऑफ 8 ईयर्स, तो जो पैसा आएगा पूरा जाएगा पीजीपी इनकम, इवन इफ सेल कंसिडरेशन इज मोर देन डिडक्शन क्लेम्ड। सेल कंसिडरेशन ज्यादा भी रहा तब भी क्या होगा बेटा? तब भी आपका पूरा अमाउंट कहां जाएगा? पीजीपी इनकम, ठीक है। आपने सेल किया आफ्टर एक्सपायरी ऑफ 8 ईयर्स, तब भी पीजीपी इनकम, इजी पॉइंट, ठीक है, इजी पॉइंट, डन। क्या समझाओ बेटा? वापस समझाऊं? ये वापस समझा क्या बेटा आपको? ये समझाऊं फिर से? क्लियर हुआ क्या? समझाऊं फिर से? ये क्लियर होगा? फिर से समझाऊं? एक बच्चा बोला फिर से समझाने। क्लियर हुआ बेटा? एक बार क्वेश्चन बेटा एक बार फिर से वो करो, रिवाइंड करो, समझ जाएगा तुमको। इजी पॉइंट है, कोई बहुत डिफिकल्ट पॉइंट नहीं है। यूज किया नॉन स्पेसिफाइड बिजनेस के लिए 8 साल के पहले, तो क्या होगा? जितना डिडक्शन क्लेम किया था ऐड हो जाएगा, और जितने साल हमने यूज किया है, ठीक है, फॉर स्पेसिफाइड बिजनेस, उतने साल का आपको क्या मिल जाएगा? डेप्रिसिएशन मिल जाएगा, खत्म बात, ठीक है, ओके, क्लियर है ना? आप थोड़ा सा रिवाइंड करो, सुन लो, मैंने बता दिया आपको, इतना सुनना है आपको फिर से, ठीक है, इजी है। सो थैंक यू फॉर फुल कंसेप्चुअल क्लैरिटी, थैंक यू बेटा, ठीक है। अब सुनो, ये करने से पहले अपन क्या करते हैं? क्वेश्चन करते हैं, खोलो आओ, अपन क्वेश्चन करते हैं। दो तीन क्वेश्चन करेंगे अपन, सेक्शन 35 का भी और सेक्शन ये वाला, ठीक है। चलो सुनो, क्वेश्चन नंबर 6, मिस्टर ए commenced operations of the business of setting up a warehouse facility for storage of food grains, sugar and edible oil। मेरी बात ध्यान से सुनना, मेरी बात ध्यान से सुनना। सर शुगर और एग्रीकल्चर फूड ग्रेन्स में मिल जाएगा हमको, पर क्या हमको एडिबल ऑयल में मिलेगा? क्या हमको 35 AD एडिबल ऑयल पे मिलता है क्या? नहीं सर, साफ साफ लिखा है यहाँ पे,
साफ साफ लिखा है एडिबल ऑयल नॉट अलाउड, राइट। दूसरी बात, तो सर तीनों इस पर नहीं मिलेगा एडिबल ऑयल पे, ठीक है। ही इनकर्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑफ 80 लाख, 60 लाख एंड 50 लाख रिस्पेक्टिवली ऑन परचेज ऑफ लैंड बिल्डिंग ड्यूरिंग द पीरियड January 24 to March 24 exclusively for the above business and capitalize the same in its books of accounts on 1st April 23. बेटा 1st April 24 कर लेना इसको, 1st April 24 हो गया, गलती मिसप्रिंट हो गया है, ये मिसप्रिंट हो गया यहाँ पे, ये 24 कर लेना बेटा, है ना, आप बुक में होगा तो ठीक कर लेना इसको। अब सर हमने प्री कमेंसमेंट एक्सपेंस किया इसमें 35 AD में, तो क्या होता है, अगर कैपिटलाइज कर दिया तो अलाउड रहता है वो, तो यहाँ पे लिखा है ये बात। प्री कमेंसमेंट एक्सपेंस कैपेक्स इनकर्ड बिफोर कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस एंड कैपिटलाइज इन द बुक्स इन द ईयर ऑफ कमेंसमेंट इज अलाउड एज डिडक्शन इन द ईयर ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। तुमने कैपिटलाइज कर दिया इसको, यस कैपिटलाइज कर दिया, कितना 80, 60 एंड 50 ऑन लैंड एंड बिल्डिंग। सर लैंड अलाउड है क्या, मुझे बताओ, लैंड अलाउड है क्या, नहीं लैंड अलाउड नहीं है, लैंड नॉट अलाउड। अब समझना हमको लैंड कितना है इसमें से। द कॉस्ट ऑफ लैंड इंक्लूडेड इन अबव फिगर्स इज 50, 40 एंड 30 रिस्पेक्टिवली। तो 80 और 60 में से सर फूड ग्रेन, शुगर, एडिबल ऑयल, ये तो अलाउड ही नहीं है, तो छोड़ दो इसके बाद। बचा फूड ग्रेन शुगर, फूड ग्रेन शुगर में टोटल इन्वेस्टमेंट कितना है 80 और 60, ठीक है। उसमें से लैंड कितना है 50 और 40, तो लैंड तो अलाउड नहीं होगा सर, लैंड तो बचा कितना 30 और ये बचा 20, ये अलाउड रहेगा, ये अलाउड रहेगा, ठीक है, ओके। दूसरा, ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 24-25 ही incurred expenditure of 20 lakh, 15 lakh and 10 lakh respectively for extension, reconstruction of the building, purchased and used exclusively for the above business. 20, 15 और 10 सर 20 और 15 दो डिडक्शन और मिलेंगे अपने को एक्सपेंडिचर करने के, 30 + 20 50, 20 + 15 35, ये डिडक्शन और मिलेगा हमको, राइट। The profit from business of setting up a warehouse for sugar, for food grain, sugar and edible oil before claiming deduction under 35 AD and 32. सर इन्हें 35 AD में लिया है, नहीं 32 लिया है सर। 35 AD तो हमको पता है स्पेसिफाइड बिजनेस, और 32 क्या है सर, डेप्रिसिएशन। ना इन्होंने डेप्रिसिएशन लिया है, ना इन्होंने 35 AD लिया है फॉर द EY 25-26। इनका प्रॉफिट कितना है 16, 14, 31 लैक्स, ठीक है। पहले करते हैं 16 और 14, डिडक्शन कितना अलाउ करेंगे अपन बताओ, 30 + 20 50 अलाउ करेंगे, और 20 + 15 35 अलाउ करेंगे। 30 + 20 50, 20 + 15 35, ये अलाउ करने के बाद कितना कितना है बेटा अपना लॉस, लॉस है 34 और 21। ये लॉस अपन क्या करेंगे, कैरी फॉरवर्ड करेंगे और आगे चल के स्पेसिफाइड बिजनेस की इनकम से सेट ऑफ करेंगे। बचा क्या, बचा सर एडिबल ऑयल। सर एडिबल ऑयल पे 35 AD मिलता है क्या, नहीं, बट उसका नॉर्मली क्या हो सकता है, नॉर्मल उस पर डेप्रिसिएशन तो मिल सकता है ना। 31 लाख की इनकम माइनस, उन्हें बिल्डिंग कितने की लिया सर, बिल्डिंग 10 लाख की यहाँ पे, और सर यहाँ पे 50 लाख में से लैंड कितना 30 लाख है, देखो 50 लाख में लैंड 30 लाख है बेटा, बचा 20 लाख, और 10 लाख और ऐड कर दिया उन्होंने, 30 लाख का लैंड है, 30 लाख का बिल्डिंग है, सॉरी 30 लाख की बिल्डिंग है। तो इस पे अपन डेप्रिसिएशन ले सकते हैं कितना 10%, तो ले लेंगे। -3 28 क्या बचेगा अपना, पीजीवी बचेगा बेटा, पीजीवीपी, राइट। मुझे बताओ तुमको समझा क्या क्वेश्चन, मुझे बताओ तुमको समझा क्वेश्चन, क्लियर हुआ क्या। समझा क्या सर। प्रेजेंट को क्वेश्चन कैसे करना है सर, बेटा देखो ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा पीजीवीपी से, पीजीवीपी का फर्स्ट क्वेश्चन आएगा टोटल इनकम में,
तो मैं वाला क्वेश्चन प्रेजेंट करना सिखाऊंगा आपको। अभी सिर्फ कंसेप्ट बिल्डर है ये सब सिर्फ कंसेप्ट बिल्डर है। यहाँ प्रेजेंटेशन कोई काम नहीं है। मैं यहाँ लिखवा के भी कुछ कर नहीं सकता तुमको, तो मतलब नहीं लिखवा के यहाँ पे। देखो अपना बैच बहुत एफिशिएंट, बहुत स्मार्ट बैच है, स्मार्ट वर्क करते हैं अपन। जहाँ जरूरत है लिखने वाले की वहाँ लिखेंगे। तुमको एडिबल ऑयल वाले में डाउट है क्या? बेटा एडिबल ऑयल में क्या होगा, आपको 35 नहीं मिलेगा, बट नॉर्मली डेप्रीसिएशन तो मिलेगा ना। और डेप्रीसिएशन कैसे मिलेगा? बिल्डिंग पे। तो पहले की बिल्डिंग देखो कितने की है, 50 लाख का लैंड और बिल्डिंग है, उसमें 30 लाख का लैंड है। तो 50 लाख का लैंड और बिल्डिंग में 30 लाख का लैंड निकाल दिया अपन ने, इतना बचा 20 लाख का लैंड। और इनने बिल्डिंग में और 10 लाख और खर्चा किया है, सॉरी 50 लाख की बिल्डिंग और लैंड में हमने 30 लाख का लैंड निकाल दिया। 50 लाख की बिल्डिंग और लैंड में से हमने 30 लाख का लैंड निकाल दिया, तो 20 लाख की बिल्डिंग बची, उसमें 10 लाख की बिल्डिंग और ऐड कर दी, कितनी हो गई? 30 लाख हो गई। इस पर 10% डेप्रिसिएशन। अगर ये क्वेश्चन समझ गया, ठीक है। और तुमको कल मेरा एग्जांपल याद है नागपुर और मुंबई होटल का, तो एक काम करो, ये वाला क्वेश्चन करो। क्वेश्चन करो या सॉल्व, बताओ मुझे आंसर।
देखो आंसर आया 45 लाख पीजीपी इनकम, यस वेरी इजी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। देखो बच्चों को बन रहा है क्वेश्चन, वेरी गुड नाइस। देखो मेरी बात सुनो कि देखो सर ये सूरज है, प्रोप्राइटर है, ऑपरेशन क्या, बिजनेस ऑफ न्यू 3 स्टार होटल। सर 3 स्टार होटल क्या है सर, ये एक क्या है मुंबई में, मदुरई में, सॉरी मुंबई नहीं मदुरई में, ये क्या है एक स्पेसिफाइड बिजनेस है। ही इनकर्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑफ 50 लाख ड्यूरिंग द प्रीवियस पीरियड जनवरी 24 टू मार्च 24 एंड कैपिटलाइज द सेम इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑन 1 April 24। कितना खर्चा किया, 50 लाख खर्चा किया। He incurred capex of rupees 2 crores, out of which 1.5 crores was for acquisition of land exclusive for the above business। तो देखो शुरू में 50 लाख रुपीज आपका तो आपने खर्चा किया, किसमें, बिल्डिंग बिल्डिंग में खर्चा किया, और बाद में 2 करोड़ और खर्चा किया, बाद में 2 करोड़ और खर्चा किया, जिसमें 1.5 करोड़ लैंड का था। तो बचा कितना, 50 लाख। 50 लाख प्लस 50 लाख, 1 करोड़ की आपकी इनकम होगी, जो डिडक्शन आपको मिलेगा 1 करोड़ का आपको क्या मिलेगा बेटा, 35 का डिडक्शन मिलेगा। अब प्रॉफिट क्या है आपका, प्रॉफिट है आपका 25 लाख का प्रॉफिट है। तुम क्या करेंगे, 2.5 लाख का प्रॉफिट माइनस 100 लाख का क्या हो गया सर, रिडक्शन हो गया, बचा कितना, 75 लाख बचा। क्या बचा, 75 लाख, है ना। अब से लॉस हो गया सर, ये लॉस हो गया। अब मैंने बताया था आपको कि अगर मान लो मेरी बिजनेस एक और है, स्पेसिफाइड बिजनेस का लॉस है, और मैं दूसरे अपने स्पेसिफाइड बिजनेस की इनकम से सेट ऑफ कर सकता हूं उस लॉस को। फर्क नहीं पड़ता दूसरे अगले वाले बिजनेस ने डिडक्शन लिया है कि नहीं, फर्क नहीं पड़ता अगले वाले बिजनेस ने डिडक्शन लिया है कि नहीं। फर्क क्या पड़ता है कि वो एक स्पेसिफाइड बिजनेस होना चाहिए, सिर्फ क्या होना चाहिए, स्पेसिफाइड बिजनेस, एलिजिबल बिजनेस होना चाहिए वो सिर्फ, ठीक है, उससे फर्क पड़ता है। तो सर हमारे पास देखो, अज्यूम दैट ही आल्सो हैज अनदर एग्जिस्टिंग बिजनेस ऑफ रनिंग अ 4 स्टार होटल इन कोयम्बटूर विच कमेंस्ड ऑपरेशंस 15 years बैक। सर हो सकता है 15 साल पहले उन्हें जब ऑपरेशन स्टार्ट किया तो उनको 35 डिडक्शन नहीं मिला हो, बट सर क्या वो एक स्पेसिफाइड बिजनेस है, हाँ है, क्यों, क्योंकि उनका 4 स्टार होटल है, क्या है उनका 4 स्टार होटल, तो वो एक स्पेसिफाइड बिजनेस है, इसलिए उनकी इनकम से अपना लॉस सेट ऑफ कर सकते हैं। सर अगर वो होटल आउट ऑफ इंडिया होता तो क्या होता, नहीं बेटा इंडिया में ही चाहिए, इंडिया में ही चाहिए, इंडिया के बाहर नहीं चाहिए बेटा, हमें इंडिया में ही चाहिए, ठीक है, डन, ओके। तो सर हम क्या करेंगे, 120 लाख के प्रॉफिट से अपना लॉस सेट ऑफ कर लेंगे। 120 लाख का प्रॉफिट है, सब 75 लाख का लॉस है, तो सर 45 लाख की हमारी क्या बची, इनकम बची, ठीक है, डन, ओके। अब एक काम करो, चलो मेरे लिए आप क्या करो, देखो आंसर आपका आ गया, सही आंसर आ गया। मेरे लिए एक काम करो कि ये क्वेश्चन भी आप 8 नंबर क्वेश्चन सॉल्व कर दो फट से, 8 नंबर क्वेश्चन सॉल्व कर दो फट से प्लीज।
बताओ आंसर आया क्या? यस, इजी है, 45 लाख आंसर है। देखो, अदर प्रोप्राइटर है, 2 यूनिट उसकी, यूनिट ए कैरीज ऑन स्पेशल बिजनेस ऑफ सेटिंग अप एंड ऑपरेटिंग अ वेयर हाउस फैसिलिटी फॉर स्टोरेज ऑफ शुगर। पहला स्टोरेज ऑफ शुगर है, मतलब वो एक स्पेसिफिक बिजनेस है क्या? हाँ है। यूनिट बी कैरीज ऑन द नॉन स्पेसिफिक बिजनेस ऑफ ऑपरेटिंग अ वेयर हाउस फैसिलिटी फॉर स्टोरेज ऑफ एडिबल ऑयल। सर एडिबल ऑयल वाला तो सर स्पेसिफिक बिजनेस नहीं है। सर एडिबल ऑयल वाला क्या एक स्पेसिफाइड बिजनेस है क्या? नहीं सर, वो एक स्पेसिफाइड बिजनेस नहीं है। ठीक है, तो सर अब क्या करेंगे हम लोग? यूनिट ए ने कमेंस किया ऑपरेशन ऑन 1423 एंड इट क्लेम्ड डिडक्शन ऑफ 100 lakhs incurred on purchase of 2 buildings for 50 lakh each for operating a warehouse facility for storage of sugar under 35 AD. However, in February 25, Unit A transferred one of its building to Unit B. उनने अपनी एक बिल्डिंग यूनिट बी को ट्रांसफर कर दी। मतलब सर स्पेसिफाइड बिजनेस ने यूज कर लिया अपना असेट फॉर नॉन स्पेसिफाइड बिजनेस। तो क्या होगा सर बताओ आप? डिडक्शन जितना क्लेम किया था ना, उतना क्या हो जाएगा? रिवर्स हो जाएगा, और उस पर डेप्रिसिएशन भी क्लेम कर सकते हैं हम लोग। तो क्या होगा आप समझो कि हमने एक बिल्डिंग ट्रांसफर की, उसका हमने 50 लाख डिडक्शन लिया था। हमने कब ली थी ये बिल्डिंग? हमने 1423 को, मतलब प्रीवियस ईयर 23-24 को ली थी, और हमने प्रीवियस ईयर 24-25 में क्या कर दी? दूसरी, मतलब वो बिल्डिंग ट्रांसफर कर दी। तो हमको 1 साल का डेप्रिसिएशन मिलना चाहिए। ये हम प्रीवियस ईयर 24-25 की इनकम बना रहे हैं, तो हमको प्रीवियस ईयर 23-24 का डेप्रिसिएशन मिलना चाहिए। तो -10% बिल्डिंग का 5 लाख। ठीक है, तो अब ये दो चीज़ पूछ रहेगा अपने से। पहली बात, टैक्स इम्प्लीकेशन बताओ। तो 5 लाख का 45 लाख की हमारी जो इनकम है हमारे इनकम में ऐड होगी। 45 लाख की इनकम हमारी पीजीपी इनकम में ऐड होगी। ठीक है, नेक्स्ट सर, 45 लाख की इनकम इसमें ऐड होगी। उसके बाद क्या होगा सर? उसके बाद हमारा एक्चुअल कॉस्ट क्या होगा सर? एक्चुअल कॉस्ट में हमारा क्या होगा? 45 लाख। इसी पे आगे हम लोग डेप्रिसिएशन क्लेम करेंगे। इसी पे आगे हम क्या करेंगे? डेप्रिसिएशन क्लेम करेंगे। दैट्स इट। यस, मुझे बताओ क्लियर है क्या? कोई भी डाउट है किसी को? बेटा बताओ मुझे, किसी बच्चे को भी कोई भी डाउट होगा तो बता दो। डन। अच्छा, एक क्वेश्चन और करोगे क्या? इसका सेकंड पार्ट करना, सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट नहीं करोगे? फर्स्ट पार्ट आखिरी में कराऊंगा, इसका सेकंड पार्ट करो। डिडक्शन कितना मिलेगा बताओ? सुपर क्लियर, वेरी गुड। सर डेप्रिसिएशन 10% ही होगा क्या? बेटा बिल्डिंग पे तो 10% होता है ना, बिल्डिंग पे 10% होता है। अगर प्लांट मशीनरी होता तो अपन 15% लेते हैं, और बिल्डिंग पे तो 10% ही होता है ना बेटा, राइट? और मोस्टली जगह क्वेश्चन में बिल्डिंग ही आता है, मोस्टली जगह क्वेश्चन में बिल्डिंग आता है। सर डेप्रिसिएशन ओनली 1 ईयर का क्यों? बेटा क्योंकि अपने की प्रीवियस ईयर 24-25 की इनकम बन गई ना, वो अपनी क्या बन गई? देखो, प्रीवियस ईयर 23-24 में एक्वायर किया, सेकंड ईयर में मतलब प्रीवियस ईयर 24-25 में अपन ने यूज़ कर लिया नॉन स्पेशल बिजनेस के लिए। तो हम लोग क्या बोलेंगे? प्रीवियस ईयर 23-24 का हम डेप्रिसिएशन अलाउ अलाउ करके इनकम में ऐड कर देंगे, और इस साल से हम नॉर्मल डेप्रिसिएशन अलाउ करेंगे ना बेटा। अगर आपने फोर्थ ईयर में किया तो आप 3 साल का डेप्रिसिएशन अलाउ करोगे। आपने फिफ्थ ईयर में किया तो आप 4 साल का डेप्रिसिएशन अलाउ करोगे। आपने 2 ईयर्स सेकंड ईयर में किया तो आप 1 ईयर का डेप्रिसिएशन अलाउ करोगे। आपने थर्ड ईयर में किया तो आप 2 ईयर का अलाउ करोगे। ऐसे चलता है। ठीक है, सब फेब तक का नहीं मिलना चाहिए, नहीं बेटा फेब तक का नहीं मिलेगा, पूरा साल का डेप्रिसिएशन मिलेगा ना आपको। ठीक है, तो आंसर निकालो बेटा इसका, जल्दी आंसर निकालो। 1 मिनट तुम्हारे पास, जस्ट 1 मिनट, जल्दी निकालो।
चलो हुआ आंसर देखो, अमाउंट पेड टू approved notified Indian Institute of Science Bangalore for scientific research, so 100% allowed. Amount paid to IIT Delhi for an approved scientific research program, 100% allowed. Amount paid to X Limited, a company registered in India which has its main object scientific research and development, as is approved by prescribed authority, 100% allowed. Expenditure incurred on in-house research and development facility as approved by prescribed authority related to its business. So revenue expense allowed, कैपिटल एक्सपेंस अलाउड, बट उसमें लैंड 5 लाख का अलाउड नहीं होगा, तो लैंड 5 लाख का है तो इसमें से सिर्फ 2.5 लाख अलाउड होगा. ठीक है, डन. यस, तो सर 5.5 ये, 2.5 ये, ठीक है, कितना हो गया, 8 हो गया, प्लस 4 12 प्लस 1 13 लाख रिडक्शन मिल जाएगा हमको, राइट. चलो बाकी क्वेश्चन आगे करेंगे. ठीक है, अब पढ़ते अपन सेक्शन 35D. सेक्शन फालतू है एकदम, फालतू सेक्शन, एकदम फालतू. वाई फालतू सर, ये बहुत ही खराब सेक्शन, याद ही नहीं होता है. डन, चलो करते हैं. किशन भाई तेरे को पॉइंट नहीं समझा तो वो रिवाइज कर ले भाई एक बार प्लीज जाके यार. तो कितनी बार पूछेगा मेरे से वो एक पॉइंट भाई, बार बार. ठीक है, मैं समझा चुका हूँ दोस्त वो, तो तब समझा नहीं तो रिवीजन कर ले बेटा एक बार, है ना, फिर समझ समझ जाएगा, इजी पॉइंट है. सेक्शन 35D प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस अलाउड, ओनली अलाउड टू रेसिडेंट, सिर्फ रेसिडेंट को अलाउड है. सब प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस मतलब क्या, मार्केट सर्वे, लीगल फीस, ड्राफ्टिंग एंड प्रिंटिंग ऑफ MOA AOA, एक्सपेंसेस ऑफ पब्लिक इशू ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स, प्रिपरेशन ऑफ फिजिबिलिटी स्टडी और प्रोजेक्ट रिपोर्ट एंड इंजीनियरिंग सर्विसेज. ये सारी सर्विसेज होती, ये सारे एक्सपेंस होते हैं क्या, आपके बिजनेस स्टार्ट होने से पहले, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस. ठीक है, अमाउंट ऑफ डिडक्शन कितना मिलता है, इंडियन कंपनी को मिलता है एक्चुअल एक्सपेंस और 5% विच एवर इज लोअर, एक्चुअल एक्सपेंस और 5% विच एवर इज लोअर. एंड 5% किसका निकालना है सर, कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट और कैपिटल एम्प्लॉयड विच एवर इज हायर. ठीक है, कॉस्ट, ये देखो थोड़ा सा फालतू है, इसको LDR मार्क कर लेना, याद नहीं रहेगा क्योंकि ये इंडियन कंपनी को एक्चुअल एक्सपेंस और 5% विच एवर इज लोअर, और 5% किसका सर, कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट और कैपिटल एम्प्लॉयड विच एवर इज हायर. ठीक है, अदर एसएससी एक्चुअल एक्सपेंस और 5% ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट विच एवर इज लोअर. ठीक है सर, दिस डिडक्शन इज अलाउड इन 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स, 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में अलाउड रहेगा. कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट क्या होगा, अमाउंट इन्वेस्टेड इन द फिक्स्ड असेट फॉर द न्यू प्रोजेक्ट. ठीक है, कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब शेयर्स प्लस डिबेंचर्स प्लस लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स फॉर न्यू प्रोजेक्ट, रिजर्व्स एंड सरप्लस नॉट इंक्लूडेड. For assessee other than company or cooperative society, deduction under this section is only allowed if tax audit under 44AB is done for that year. ठीक है, कंपनी और कॉपरेटिव सोसाइटी छोड़ के अगर आपका टैक्स ऑडिट हुआ है तो ही डिडक्शन अलाउड है, अगर आपका टैक्स ऑडिट हुआ है तो ही डिडक्शन अलाउड है. ठीक है, डन. अब 36 पे आते हैं बेटा, अदर डिडक्शंस. सुनो ध्यान से, सुनो ध्यान से. इंश्योरेंस प्रीमियम, अगर आप अपने स्टॉक का इंश्योरेंस लोगे तो आपका बिजनेस का खर्चा अलाउ होना चाहिए. ठीक है, आपके स्टॉक का इंश्योरेंस लोगे तो ये भी आपका बिजनेस का खर्चा है, तो उसका प्रीमियम पे करोगे, अलाउड होना चाहिए. दूसरा, प्रीमियम फॉर इंश्योरेंस ऑफ एम्प्लॉइज, आप एम्प्लॉइज के इंश्योरेंस के लिए खर्चा करोगे, आप किसके लिए, एम्प्लॉइज के इंश्योरेंस के लिए खर्चा करोगे, तो क्या होना चाहिए सर, अलाउड होना चाहिए क्या, हाँ जी होना चाहिए. डन. एम्प्लॉइज वेलफेयर पेमेंट, एम्प्लॉइज वेलफेयर पेमेंट, बोनस कमीशन,
पेंशन स्कीम, SPF, RPF, AGF, एम्प्लॉयज कॉन्ट्रीब्यूशन। समझाता हूँ क्या है ये, समझाता हूँ सर। ये चारों पेमेंट क्या होते हैं पता है क्या? ये एम्प्लॉयज़ के वेलफेयर के पेमेंट होते हैं। क्या होते हैं? एम्प्लॉयज़ के वेलफेयर के लिए पेमेंट होते हैं, राइट। ये चारों पेमेंट वही होते हैं। अब उसमें 3 जो है बेटा, ये वाले, ये तीनों है एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन। क्या है ये तीनों? एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन। और ये क्या है? एम्प्लॉयज़ कॉन्ट्रीब्यूशन। ये तीनों क्या है सर? ये तीनों है एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन, ठीक है। और ये क्या है सर? ये एम्प्लॉयज़ कॉन्ट्रीब्यूशन। सर लाइफ इंश्योरेंस है, हेल्थ इंश्योरेंस है? बेटे हेल्थ इंश्योरेंस है ये, हेल्थ इंश्योरेंस है, ठीक है। लाइफ का भी लेते हैं अपन, लाइफ का भी लेते हैं, ले सकते हैं, दोनों भी ले सकते हैं, दोनों का मिल जाएगा आपको, ठीक है। पर नॉर्मली जो एम्प्लॉयज़ का अपन लेते हैं वो हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं, कीमैन का अपन लाइफ इंश्योरेंस लेते हैं। सॉरी, अपन कीमैन का अपन लेते हैं लाइफ इंश्योरेंस, ठीक है। कीमैन जो होते हैं हमारे जो डायरेक्टर्स और ये सब लोग होते हैं, और बाकी लोग का अपन लेते हैं हेल्थ इंश्योरेंस, ठीक है। डन। चलो अब देखो, ये तीनों क्या है सर? एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन। क्या है? एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन। मतलब एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है एम्प्लॉयज के लिए। और ये क्या है? एम्प्लॉयज ओन कॉन्ट्रीब्यूशन, ठीक है। एम्प्लॉयज ओन कॉन्ट्रीब्यूशन, यहाँ पे एम्प्लॉय खुद कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है, एम्प्लॉय खुद कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है, ठीक है। पहले बात करते हैं बोनस कमीशन की। सर बोनस कमीशन में क्या लिखा है कि बोनस और कमीशन पे करोगे एम्प्लॉयज को, अलाउड है वो, ठीक है। एंड इट शुड नॉट बी पेड एज प्रॉफिट और डिविडेंड। एज प्रॉफिट या डिविडेंड पे मत करो तो अलाउड हो जाएगा आपको, ठीक है। एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन टुवर्ड्स नेशनल पेंशन स्कीम, एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन टुवर्ड्स नेशनल पेंशन स्कीम। तो सर ये क्या होगा? अगर आप एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन करोगे नेशनल पेंशन स्कीम अंडर 80 तो इट इज अलाउड एज डिडक्शन अप टू एक्चुअल कंट्रीब्यूशन और 14% ऑफ सैलरी बेसिक प्लस DA टर्म्स विच एवर इज लोअर। एनी एक्सेस कंट्रीब्यूशन इज डिसअलाउड अंडर 49। ये इंपॉर्टेंट है बेटा, इस पर अमेंडमेंट आया फाइनेंस एक्ट 24 से, जो आपके लिए जो आपके अटेम्प्ट के लिए एप्लीकेबल है। तो ये ICAI का फेवरेट पॉइंट है, पूछता है ICAI कितना? एक्चुअल कंट्रीब्यूशन और 14% ऑफ बेसिक प्लस DA टर्म्स विच एवर इज लोअर, ठीक है। एक्चुअल कंट्रीब्यूशन और 14% ऑफ सैलरी बेसिक प्लस DA टर्म्स विच एवर इज लोअर। टर्म्स मतलब विच फॉर्म्स पार्ट ऑफ द सैलरी। फिर से बोलो एक बार, एक्चुअल कंट्रीब्यूशन और 14% ऑफ सैलरी बेसिक प्लस DA टर्म्स विच एवर इज लोअर। एंड थर्ड, डिडक्शन अलाउड फॉर एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन इन स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड, रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, अप्रूव्ड ग्रेचुटी फंड एंड एनी प्रोविडेंट फंड। किसी भी अप्रूव्ड फंड में आप खर्चा करोगे, कंट्रीब्यूट करोगे एम्प्लॉय के लिए, तो आपको डिडक्शन मिल जाएगा। डिडक्शन अंडर एनी अनरिकॉग्नाइज्ड और अनअप्रूव्ड फंड नॉट अलाउड। अनरिकॉग्नाइज्ड के लिए और अनअप्रूव्ड फंड के लिए डिडक्शन अलाउड नहीं है, ठीक है, ओके। तो इतना आप तीनों पढ़े अपने एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन, तीनों क्या थे? एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन, एक्चुअल कंट्रीब्यूशन और 14% ऑफ सैलरी बेसिक प्लस DA टर्म्स विच एवर इज लोअर, ठीक है। से यहाँ 10% है, 14% बेटा 14%, 10% पहले था, अमेंड हो चुका है, ठीक है। अब सर इन तीनों में ना 43B एप्लीकेबल है। 43B क्या बोलता है? अगर आपको डिडक्शन चाहिए, अगर आपको डिडक्शन चाहिए तो आप ड्यू डेट ऑफ ROI के पहले पेमेंट कर दो। अगर आपको डिडक्शन चाहिए तो आप ड्यू डेट ऑफ ROI के पहले पेमेंट कर दो, ठीक है। बट एम्प्लॉयज कॉन्ट्रीब्यूशन में ऐसा नहीं है। एम्प्लॉयज कॉन्ट्रीब्यूशन टुवर्ड्स वेलफेयर फंड, यहाँ पे आपको उस एक्ट की ड्यू डेट के पहले ही पे करना पड़ता है, उस एक्ट की ड्यू डेट के पहले पे करना पड़ता है, ठीक है। तो एम्प्लॉयज कॉन्ट्रीब्यूशन टुवर्ड्स वेलफेयर फंड, एनी अमाउंट रिसीव बाय एम्प्लॉयर फ्रॉम एम्प्लॉयज एज कॉन्ट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड, सुपरनेशन फंड एटसेट्रा इज अलाउड ओनली इफ इट इज पेड टू द गवर्नमेंट बिफोर ड्यू डेट ऑफ द रिस्पेक्टिव एक्ट। मतलब एग्जाम्पल सर, इफ आफ्टर पेड, if paid after due date of respective act, ठीक है, it will not be allowed as deduction and will be included in income, ठीक है। एग्जाम्पल, ड्यू डेट ऑफ PF एक्ट क्या है बेटा? 15th of next month of the month in which PF is received,
employees PF contribution for the month of July should be paid by the employer to the government account till 15th August. If deposit on or before 15th August, allowed. If deposited after 15th August, added to income. ठीक है, बात सुना ध्यान से सर। इन तीनों में क्या है सर? इन तीनों में है सर ड्यू डेट ऑफ आरओआई। इन तीनों में है ड्यू डेट ऑफ आरओआई, उसके पहले पेमेंट करना पड़ेगा आपको। तो अब साल खत्म होने के बाद ड्यू डेट ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम के पहले पेमेंट भी कर दोगे, चल जाएगा। बट एम्प्लॉइज कॉन्ट्रीब्यूशन मतलब एम्प्लॉइज का पैसा है, ये किसका है? एम्प्लॉइज का पैसा है। ये आपको ड्यू डेट ऑफ रिलेवेंट एक्ट के पहले जमा करना पड़ेगा। इसमें ड्यू डेट ऑफ आरओआई के पहले पे करोगे नहीं चलेगा। ड्यू डेट ऑफ रिलेवेंट एक्ट क्या रहेगी? जैसे पीएफ की ड्यू डेट होती है 15th ऑफ नेक्स्ट मंथ, तो जुलाई का कॉन्ट्रीब्यूशन क्या होता है? हमको 15th अगस्त तक जमा करना है। अब 15th अगस्त के पहले जमा करते तो अलाउड रहेगा, 15th अगस्त के बाद जमा किया तो इनकम में ऐड हो जाएगा बेटा। ठीक है, डन। बस पे क्वेश्चन कर लो फट से, बता दो मुझे करके। करो बेटा, इसको रिडक्शन से अभी लिंक मत करो, रिडक्शन से लिंक मैं कराऊंगा तुमको। ठीक है, मुकुल बेटा तू रिडक्शन से लिंक कर रहा है, उससे लिंक मत कर बेटा, अभी मैं कराऊंगा ना बेटा। मेरे को छोड़, मेरे पे छोड़ दे पढ़ाना। टेंशन, रिडक्शन से लिंक बिल्कुल मत करना, वो अलग चीज़ है। यहाँ 14% ही होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन करके दिखाओ मुझे, आंसर बताओ इसका।
चलो यस, बड़ा सिंपल है, देखो सिंपल है। एक्स लिमिटेड ने कंट्रीब्यूट किया 20% ऑफ बेसिक सैलरी टू द अकाउंट ऑफ ईच एम्प्लॉय अंडर अ पेंशन स्कीम referred to in 80 CCD. DA is 40% of basic salary and it forms part of the salary. सर बेसिक सैलरी उसकी 10 लाख है, 10 लाख बेसिक सैलरी है प्लस 40% DA है, ठीक है, तो 40% मतलब 4 लाख हो गया, इसका 14 लाख हो गया, इसका 14% अलाउड रहेगा, कितना हो गया 1,96,000। तो उसने कॉन्ट्रीब्यूट कितना किया है 20% ऑफ बेसिक सैलरी कॉन्ट्रीब्यूट किया है, मतलब 10 लाख का 20% दैट इज 2 लाख रुपीज। अलाउड कितना है 196, तो 4,000 डिस्ला हो जाएगा 49 में, राइट राइट ना। डन, ठीक है। अब बताया मैंने आपको ये सब तीनों पे 43B एप्लीकेबल है, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन है, ये सब पे होना चाहिए ड्यू डेट ऑफ 139(1) के पहले, ठीक है, बट ये होना चाहिए पे ड्यू डेट ऑफ PF एक्ट के पहले। सर इसमें RBS वाला DA लेना है या फुल? बेटा DA जितना फॉर्म पार्ट कर रहा है सैलरी उतना ही लेंगे, फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द सैलरी उतना ही लेते हैं। DA टर्म्स, DA फॉर्म्स पार्ट, ठीक है, चलो इजी हो गया। अब बेडेड सुन लो, देखो बेडेड्स क्या है सर, सिर्फ एक्चुअल बेडेड्स अलाउड है, प्रोविजन फॉर बेडेड्स अलाउड नहीं है, ठीक है, एक्चुअल बेडेड्स अलाउड है, प्रोविजन फॉर बेडेड्स नॉट अलाउड, बट अलाउड टू बैंक्स अंडर सेक्शन 36(1)(7)(a), ठीक है, बेडेड्स प्रोविजन अलाउड नहीं है, बैंक्स को अलाउड है, बट ये आपके कोर्स से हटा चुके हैं, ये आपके कोर्स में नहीं है, ठीक है, बैंक को अलाउड रहता है प्रोविजन, हमको अलाउड नहीं रहता, ठीक है। एक्चुअल बेडेड्स में बेटा बेडेड्स अगर रिलेटेड टू बिजनेस है, बिजनेस की बेडेड्स है तो अलाउड रहेगी, बट रिलेटेड लोन है तो नॉट अलाउड। आपने किसी को लोन दिए हो, आपने किसी को लोन दिए, लोन क्या हो गया, लोन उसने दिया नहीं, तो क्या लोन का बेडेड हुआ, तो क्या आप उसको अलाउ कर सकते हो? नहीं सर, आपकी बिजनेस इनकम का पार्ट है क्या वो? आपकी बिजनेस इनकम का पार्ट है क्या? नहीं है ना, तो उसको अलाउ कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते, ठीक है। तो अगर आपका एक्चुअल बेडेड रिलेटेड टू बिजनेस है तो अलाउड है, रिलेटेड टू लोन है तो नॉट अलाउड, बट आपका बिजनेस ही लोन देने का है, अगर आपका लोन देने का ही बिजनेस है, लैंडिंग बिजनेस है, तो इन लैंडिंग बिजनेस बेड डेट रिलेटेड टू लोन इज अलाउड, ठीक है, डन। नोट्स, बेड डेट्स मस्ट बी रिटन ऑफ इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स इन द ईयर इन विच इट इज डिसाइडेड, देयर इज नो नीड टू प्रूव इट। सर क्या आपको प्रूव करना पड़ेगा बेड डेट? नो सर, कोई जरूरत नहीं है प्रूव करने की, आपको सिर्फ क्या करना है, आपको सिर्फ राइट ऑफ करना है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्या करना है, राइट ऑफ करना है बस, ठीक है, राइट ऑफ कर दिया आपका काम हो जाएगा, राइट। बात करते हैं डिस्काउंट ऑन जीरो कूपन बॉन्ड। सर जीरो कूपन बॉन्ड क्या होता है, समझो, इधर आओ समझो। सर 70 रुपीज में हमने बॉन्ड इशू किया और 100 में हम रिडीम कर रहे हैं। 70 रुपीज में क्या किया, बॉन्ड इशू किया, और 100 में क्या कर रहे हैं हम लोग, रिडीम कर रहे हैं, ओके डन है ना। तो सर अब बॉन्ड 100 का ही है, ये एट पार, इसकी वैल्यू एट पार यही है, ये डिस्काउंट में इशू होता है 30 रुपीज का डिस्काउंट में, ठीक है। आप समझो जीरो कूपन बॉन्ड क्या है, जीरो कूपन बॉन्ड कि कूपन जीरो है, मतलब इंटरेस्ट जीरो है, उस पर इंटरेस्ट जीरो है, बस बॉन्ड इशू शुरू में डिस्काउंट में होता है, तो आप खरीदने का है मान लो, तो आप 70 में खरीद सकते हो, ठीक है, और जब आपका रिडीम होगा वो तो 100 पे रिडीम होगा, तो कमाई क्या हुई आपकी, इंटरेस्ट तो मिल नहीं रहा, जो डिस्काउंट मिला था शुरू में वो 30 रुपए की कमाई हुई आपकी, 30 रुपीज की, वो 30 क्या हुई बेटा, 30 की कमाई हुई, डन। डन, यस, समझे आप। तो सर अब ये हो गया विद द पॉइंट ऑफ व्यू जो बॉन्ड खरीद रहा है उसका, बट सर हमने अगर जीरो कूपन बॉन्ड इशू किया, ठीक है, तो हमारे लिए क्या रहेगा, खर्चा रहेगा, डिस्काउंट, जो 30 रुपीज डिस्काउंट दिया वो खर्चा रहेगा ना। ये तो मैं बता रहा हूँ आपको अपने हिसाब से, कमाई के हिसाब से बता रहा हूँ अपनी, कि भाई अपने 70 में खरीदा, 100 में रिडीम हुआ, तो 30 रुपीज की कमाई हुई हमारी, बट जो इशू कर रहा है बॉन्ड, जो इशू कर रहा है वो डिस्काउंट दे रहा है बॉन्ड पे, तो डिस्काउंट से खर्चा हुआ, तो डिस्काउंट अलाउड कैसे रहेगा, द रिडक्शन इज अलाउड फॉर द डिस्काउंट ऑन जीरो कूपन बॉन्ड ऑन प्रो राटा बेसिस
हैविंग रिगार्ड टू द पीरियड ऑफ लाइफ ऑफ द बॉन्ड टू बी कैलकुलेटेड इन द मैनर प्रिस्क्राइब्ड। आप क्या करोगे, मतलब 5 साल का अगर बॉन्ड है, 30 रुपीज़ का डिस्काउंट है, 5 साल में बांट दोगे। 30 का डिस्काउंट है, 5 साल में बांट दोगे। ठीक है, डन। चलो नेक्स्ट बात करते हैं, एक्सपेंसेस ऑन प्रमोशन ऑफ फैमिली प्लानिंग। सब फैमिली प्लानिंग के लिए प्रमोशन, मतलब 2 बच्चे अच्छे, हम दो, हमारे 2 बच्चे 2 ही अच्छे, 1 बच्चा मीठी खीर, 2 बच्चे, मतलब ऐसा कुछ होता है ना। ठीक है, तो ये सिर्फ कंपनीज को अलाउड है। क्या है, सिर्फ कंपनीज को अलाउड है। क्या ये सबको अलाउड है, बाकी लोगों को नहीं, सिर्फ कंपनीज को अलाउड है। अमाउंट ऑफ डिडक्शन, रेवेन्यू फुली अलाउड, कैपिटल अलाउड इन 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स। कैपिटल क्या है, अलाउड रहेगा 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में। ठीक है, और डिडक्शन 10 नंबर क्या है, एसटीटी एंड सीटीटी। सो व्हाट इज एसटीटी एंड व्हाट इज सीटीटी? एसटीटी इज सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स एंड सीटीटी इज कमोडिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स। ये अलाउड रहेगा डिडक्शन इफ असेसी हैज हेल्ड शेयर्स, सिक्योरिटीज एंड कमोडिटीज एज स्टॉक इन ट्रेड। अगर आपने शेयर्स को, सिक्योरिटीज को और कमोडिटीज को स्टॉक इन ट्रेड रखा है तो ये आपका एक्सपेंस अलाउड हो जाएगा। राइट बेटा, राइट, ओके। चलो अब हम पढ़ेंगे सेक्शन 37 जनरल डिडक्शन। ठीक है, उसके पहले कोई क्वेश्चन करना है, देख लेते हैं अपन एक बार। नहीं, ठीक है, बाकी सब कर चुके हैं अपन। चलो सपन करते हैं अब सेक्शन 37 जनरल डिडक्शन। अब सर क्या है सर? 37 जनरल डिडक्शन रेसिडुअरी एक्सपेंसेस कंडीशंस। देखो अभी क्या हुआ सर, अभी अपन ने ना सेक्शन 30 से लेकर 35 तक हमने पढ़ लिया स्पेसिफिक एक्सपेंसेस। क्या पढ़ लिए? स्पेसिफिक एक्सपेंसेस, मतलब जिन एक्सपेंस के लिए हमने अलग से सेक्शन बनाया था वो पढ़ लिया हमने। अब सर हमने फिर क्या पढ़ा? 36 लिस्ट ऑफ एक्सपेंसेस के लिस्ट बना दिए और लिस्ट में पूरे एक्सपेंसेस लिखे हुए हैं। अब हम पढ़ रहे हैं, देखो हमारी लिस्ट खत्म हो गई, हम लिस्ट में सारे एक्सपेंस तो राइट डाउन नहीं कर सकते, तो अपन ने क्या किया, एक सेक्शन बनाया जनरल। ठीक है, जनरल डिडक्शन, ओके, रेसिडुअरी एक्सपेंसेस। यहाँ हमने कंडीशन डाल दी। क्या डाल दी? कंडीशन डाल दी। कंडीशन डालने से क्या हुआ सर कि जो कंडीशंस है उसके बेसिस पे हम कोई भी एक्सपेंस अलाउ कर सकते हैं अगर वो बिजनेस का खर्चा है तो। अगर वो बिजनेस का खर्चा है तो अपन कोई भी एक्सपेंस इस कंडीशन के हिसाब से अलाउ कर सकते हैं। राइट, सेक्शन 37 जनरल डिडक्शन रेसिडुअरी एक्सपेंसेस कंडीशंस। अब देखो यहां मैंने क्या किया, यहां इस सेक्शन के लिए बनाया कलर कोड। कलर कोड क्या है सर? ब्लू जो भी लिखा है वो अलाउड है, जो भी रेड लिखा है नॉट अलाउड है। जो भी ब्लू लिखा है बेटा अलाउड है, जो भी रेड लिखा है नॉट अलाउड है। ठीक है, तो कंडीशन क्या है? रेवेन्यू एक्सपेंस अलाउड, कैपिटल एक्सपेंस नॉट अलाउड। रेवेन्यू एक्सपेंस अलाउड, कैपिटल एक्सपेंस नॉट अलाउड। मस्ट बी इनकर्ड होनली और एक्सक्लूसिवली फॉर बिजनेस प्रोफेशन वोकेशन। पर्सनल एक्सपेंस नॉट अलाउड। एक्सपेंसेस मस्ट बी लीगल, एक्सपेंस लीगल होना चाहिए, मतलब इलीगल नॉट अलाउड, इट शुड नॉट बी प्रोहिबिटेड बाय लॉ। रेड से लिखा है नॉट अलाउड। ब्रीच, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अलाउड, ब्रीच ऑफ लॉ नॉट अलाउड। ब्रीच ऑफ लॉ नॉट अलाउड। देखो कॉन्ट्रैक्ट आप तोड़ोगे, कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच करोगे वो अलाउड है, बट लॉ ब्रीच करोगे, ब्रीच ऑफ लॉ करोगे अलाउड नहीं है। ठीक है, लॉ तोड़ोगे उस कारण से खर्चा है अलाउड नहीं है आपको। ठीक है, एक और बात पढ़ना है इसमें, एनी एक्सपेंस इनकर्ड बाय एन असेसी टू सेटल प्रोसीडिंग्स इनिशिएटेड फॉर अ ब्रीच ऑफ लॉ इज आल्सो डिसअलाउड। हमने क्या किया, हमारा ब्रीच ऑफ लॉ किया, हमने लॉ ब्रीच किया, लॉ तोड़ा, उस कारण से हमारे ऊपर कोई केस चालू हो गया। हमने लॉ तोड़ा, उसके ऊपर उस कारण हमारे ऊपर कोई केस चालू हो गया। अब वो केस सेटल करने के लिए, वो केस सेटल करने के लिए क्या किया हमने, वो केस सेटल करने के लिए हम लोगों ने सर कोई एक्सपेंस इनकर किया। हमारे ऊपर केस चालू हुआ ना, तो केस को सेटल करने के लिए हमने क्या किया, एक्सपेंस किया। तो एक्सपेंस क्या होगा सर, वो भी डिसअलाउड होगा, वो एक्सपेंस भी क्या होगा, डिसअलाउड होगा, डिसअलाउड। क्लियर है बेटा? क्लियर है क्या, बताओ मुझे, इज इट क्लियर टू यू? यस सर, इट मस्ट बी इनकर्ड इन द अकाउंटिंग ईयर एंड ओनली पोस्ट कमेंसमेंट एक्सपेंस अलाउड, प्री कमेंसमेंट एक्सपेंस नॉट अलाउड। सेक्शन 37 में किसी भी तरह का प्री कमेंसमेंट एक्सपेंस अलाउड नहीं होगा। ठीक है, डन, ओके। चलो, द एक्सपेंडिचर शुड बी नॉट ऑफ द नेचर स्पेसिफाइड इन सेक्शन 30 to 36। अगर 30 से लेकर 36 तक का एक्सपेंस है तो वहां जाके अलाउ कर लो, यहाँ मत आओ, यहाँ मत आओ। यहाँ हो गया आप सिर्फ क्या के लिए, 37 के लिए, जो एक्सपेंस 30 से लेकर 36 में नहीं दिए हुए हैं। ठीक है, ओनली बिजनेस एक्सपेंस अलाउड, बिजनेस लॉसेस नॉट अलाउड।
सिर्फ बिजनेस के एक्सपेंस अलाउड होंगे, बिजनेस लॉस अलाउड नहीं होंगे। अब मैंने क्या किया, मैंने एक लिस्ट बनाई है जो फ्यू एक्सपेंस स्पेसिफिकली अलाउड है एंड फ्यू एक्सपेंस स्पेसिफिकली डिसअलाउड है, उसकी लिस्ट बनाई। चलो देख लेते हैं। फ्यू एक्सपेंसेस स्पेसिफिकली अलाउड, फ्यू एक्सपेंसेस स्पेसिफिकली डिसअलाउड। Expenses incurred on buyback of shares, bonus share issue, debenture issue allowed. Expense incurred on IPO, FPO, right shares, increasing authorized share capital of company not allowed. बेटा ये कैपिटल नेचर के एक्सपेंस है, इससे कैपिटल बढ़ता है, आप समझो। ये क्या है, ये है कैपिटल नेचर के एक्सपेंस, इससे कैपिटल बढ़ता है, ठीक है। तो एक्सपेंस इनकर्ड ऑन आईपीओ, एफपीओ, राइट शेयर्स, इंक्रीजिंग ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल ऑफ कंपनी नॉट अलाउड, बट बोनस शेयर से, बायबैक ऑफ शेयर से, डिबेंचर इशू से कैपिटल चेंज नहीं होता, कैपिटल बढ़ता नहीं है, इसलिए ये क्या है, कैपिटल एक्सपेंस नहीं है, ये रेवेन्यू एक्सपेंस है, अलाउड है ये। अब आप बोलोगे सर बायबैक ऑफ शेयर से कैपिटल कम हो रहा है, बायबैक ऑफ शेयर से कैपिटल कम हो रहा है, तो ये तो कैपिटल नेचर का एक्सपेंस है, ये तो कैपिटल नेचर का एक्सपेंस है। उसका मेरा आंसर ये रहेगा बेटा, नहीं है, कैपिटल नेचर का एक्सपेंस नहीं है। क्योंकि बेटा आप जब बायबैक ऑफ शेयर करते हो ना, तो आप क्या बनाते हो, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, और उससे वापस कैपिटल ही इशू करते हो, ठीक है। तो ये कैपिटल नेचर एक्सपेंस नहीं है, आपका कैपिटल चेंज नहीं हो रहा है, आपका कैपिटल चेंज नहीं होता है इससे, ठीक है। सर इनडायरेक्ट टैक्स में, जीएसटी में टैक्स इंटरेस्ट अलाउड है, पेनाल्टी नॉट अलाउड। टैक्स इंटरेस्ट अलाउड, पेनाल्टी नॉट अलाउड। डीटी में टैक्स इंटरेस्ट पेनाल्टी नॉट अलाउड, तीनों ही नॉट अलाउड है, ठीक है। जीएसटी में टैक्स इंटरेस्ट पेनाल्टी नॉट अलाउड, सॉरी, टैक्स इंटरेस्ट पेनाल्टी में टैक्स इंटरेस्ट अलाउड है, पेनाल्टी नॉट अलाउड, बट डीटी में टैक्स इंटरेस्ट पेनाल्टी नॉट अलाउड। अच्छा सर, जीएसटी पेनाल्टी के 2 पॉइंट है, एक होता है कम, लिख लेना है, बट कंपनसेटरी नेचर, एक होता है नॉट कंपनसेटरी नेचर, एक होता है कंपनसेटरी नेचर, एक होता है नॉट कंपनसेटरी नेचर, राइट, ओके। देखो मैंने लिखवाया हूं आपको ये आपको मैंने वहां भी लिखवाया हूं, हमारी एडजस्टमेंट लिस्ट एक, हमारी टोटल इनकम की एडजस्टमेंट लिस्ट है, आपने देखी है क्या वो, दिखा दो मैं आपको, एक मिनट रुक जाओ। ये लिस्ट दिखाऊंगा मैं आपको, ये लिस्ट दूंगा पूरी, जब अपन एक अपना पूरा चैप्टर पढ़ लेंगे अपन, ठीक है। ठीक है, तो सर यहाँ पे लिखाई है, जीएसटी पेनाल्टी डिसअलाउड कब होती है, इफ नॉट कंपनसेटरी नेचर। मतलब सर अगर कंपनसेटरी है, मतलब कंपनसेटरी तो अलाउ करना पड़ेगा, और नॉट कंपनसेटरी मतलब, ठीक है, कंपनसेटरी मतलब अलाउड, नॉट कंपनसेटरी मतलब डिसअलाउड, नॉट अलाउड। डन बेटा, डन है क्या, यस, ठीक है। सर नेक्स्ट, आपने अगर सर लोन लिया फॉर पेमेंट ऑफ इनकम टैक्स, आपने लोन लिया फॉर पेमेंट ऑफ इनकम टैक्स, उस पर भी इंटरेस्ट जो लगता है वो भी नॉट अलाउड है बेटा। देखो डायरेक्ट टैक्स का टैक्स इंटरेस्ट पेनाल्टी तीनों डिसअलाउड है, डायरेक्ट टैक्स का टैक्स इंटरेस्ट पेनाल्टी तीनों डिसअलाउड है, और मान लीजिए आपने लोन लिया इनकम टैक्स पे करने के लिए, उस पर जो इंटरेस्ट आया वो भी डिसअलाउड है सर, वो भी नॉट अलाउड है, ठीक है। लीगल एक्सपेंसेस अलाउड, इलीगल एक्सपेंस नॉट अलाउड, लीगल एक्सपेंस अलाउड, इलीगल नॉट अलाउड, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अलाउड, ब्रीच ऑफ लॉ नॉट अलाउड, गिफ्ट टू एम्प्लॉइज अलाउड, ठीक है। अच्छा 4 पॉइंट तक बेटा सेम थे, बाकी अब आपके अलग अलग हो गए हैं, ठीक है। अब अलग अलग है, तो पहले अपन अलाउड वाला पढ़ते हैं, फिर नॉट अलाउड वाला पढ़ेंगे। तो गिफ्ट टू एम्प्लॉइज बेटा अलाउड रहता है, ठीक है। कस्टमरी एक्सपेंसेस, मतलब आपने दिवाली पूजा की, आपने दिवाली पूजा की, तो वो एक्सपेंस अलाउड रहता है, ठीक है। सर टैक्स ऑडिट फीस और लिटिगेशन एक्सपेंसेस अलाउड है आपका, टैक्स ऑडिट फीस और लिटिगेशन एक्सपेंसेस अलाउड है, ठीक है। प्रीमियम पेड ऑन कीमन इंश्योरेंस पॉलिसी,
प्रीमियम पेड ऑन कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी, पेड बाय कंपनी फॉर इंश्योरेंस ऑफ इट्स कीमैन, अलाउड, पेड बाय फर्म फॉर इंश्योरेंस ऑफ इट्स पार्टनर, अलाउड। प्रीमियम पेड करोगे, आपकी ये बुक भी आएगी हमारे पास, हाँ बेटा आएगी ना ये बुक अब आपके पास, चिंता कर रहे हो, ये बुक आपके लिए बनाई है बेटा, आपके पास आएगी, ठीक है। प्रीमियम पेड ऑन कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी, पेड बाय कंपनी फॉर इंश्योरेंस ऑफ इट्स कीमैन, अलाउड, पेड बाय फर्म फॉर इंश्योरेंस ऑफ इट्स पार्टनर, अलाउड, ठीक है। सर कंपनसेटरी मीन्स जो कंपनसेट हो जाएगा, जो कंपनसेटरी मतलब जो ठीक हो सकता है, ठीक है, वो होता है कंपनसेटरी, ठीक है, डन। सर कैश एम्बेजलमेंट, थेफ्ट, डेकॉइटी इफ इंसिडेंटल टू बिजनेस, अलाउड। आप सर कैश डिपॉजिट करने जा रहे थे बैंक, वो चोरी हो गया, डेकॉइटी मतलब डकैती, डकैती मतलब वही लूट मार, ठीक है। तो आप आप जा रहे हो, चोरी करने नहीं जा रहे हो, आप बैंक जा रहे हो कैश लेके, और कैश बीच में चोरी हो गया, तो क्या होगा, डिसअलाउ, सॉरी अलाउ हो जाएगा, वो अलाउ हो जाएगा। कि आप गलती क्या है आपकी, बिजनेस से रिलेटेड ही तो हुआ जो हुआ, ठीक है। अब बात करते हैं नॉट अलाउड की, बात करते हैं नॉट अलाउड की। तो देखो, एडवर्टाइजमेंट इन ब्रोशर, सोविनियर, न्यूज़पेपर, पैम्फलेट पब्लिश बाय पॉलिटिकल पार्टी, नॉट अलाउड। डोनेशन टू एनी पॉलिटिकल पार्टी, इलेक्टोरल ट्रस्ट, नॉट अलाउड, ठीक है, डन। ये दोनों चीज अलाउड नहीं है, बट सर यहाँ पे एडबैक होती है, यहाँ पे ये होती है एडबैक, और अलाउड होता है कहाँ पे, 80 GB में कंपनीज को और 80 GB में अदर एसएससी को। कंपनीज को बेटा दोनों चीज अलाउड होती है, डोनेशन भी एडवर्टाइजमेंट भी, कंपनीज को दोनों चीज अलाउड होती है, डोनेशन भी एडवर्टाइजमेंट भी, बट आपको हमको सिर्फ डोनेशन अलाउड होता है। क्या होता है, डोनेशन अलाउड। ध्यान रखना ये बात सर, पॉलिटिकल पार्टी के एडवर्टाइजमेंट इन द ब्रोशर, सोविनियर, न्यूज़पेपर, पैम्फलेट पब्लिश बाय पॉलिटिकल पार्टी, नॉट अलाउड। डोनेशन टू एनी पॉलिटिकल पार्टी, इलेक्टोरल ट्रस्ट, नॉट अलाउड, ठीक है। डिडक्शन अलाउड टू 80 GB कंपनीज, कंपनी अलाउड होता है डोनेशन पे भी, एडवर्टाइजमेंट पे भी, बट हमको सिर्फ डोनेशन पे अलाउड रहता है। आप क्वेश्चन क्या आएगा, आप क्वेश्चन आएगा मिस्टर डी ने एडवर्टाइजमेंट पे खर्चा किया पॉलिटिकल पार्टी के, तो आपको वो ये बोलेगा क्या 80 GC मिलेगा इसमें, तो आंसर है नहीं मिलेगा। आंसर क्या नहीं मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि बेटा, क्योंकि आपको वो जो एडवर्टाइजमेंट वाला खर्चा सिर्फ कंपनी को मिलता है, तो आपको इस चीज में परेशान कर सकता है, इसे ध्यान रखना। CSR एक्सपेंडिचर नॉट अलाउड, बट हाँ मतलब जैसे डोनेशन टू पीएम केयर्स फंड और पीएम रिलीफ फंड, या डोनेशन मेड टू क्लीन गंगा फंड और स्वच्छ भारत कोष, ये सब अलाउड नहीं, यहाँ पे एडबैक हो जाएगा, बट ये अलाउड हो जाएगा 80 G में, ये अलाउड हो जाएगा 80 G में, ठीक है, डन। डिविडेंड नॉट अलाउड, किसी भी तरह का प्रोविजन आप बना रहे हो अलाउड नहीं है, किसी भी तरह का प्रोविजन अलाउड नहीं है। प्रोविजन फॉर बैड डेट्स अलाउड नहीं था, प्रोविजन फॉर लॉस ऑफ सब्सिडरी, डेफर्ड टैक्स, डिमिनिशन द वैल्यू ऑफ एसेट, फॉर अनसर्टेन लाइबिलिटी, ये सब प्रोविजन अलाउड नहीं है बेटा, कोई भी नॉट अलाउड। प्रीवियस गिफ्ट्स गिवन बाय फार्मा कंपनी टू डॉक्टर्स, नॉट अलाउड। आपने देखा ना डॉक्टर कहाँ जाते हैं अपन, डॉक्टर कहाँ जाते हैं, तो डॉक्टर यहाँ क्या होता है सर, वो ऐसे रख रहे थे मेडिसिन के पेपर वेट, कैलेंडर, नोट पैड, वो सब फ्रीबीज गिफ्ट देते अपन फार्मा कंपनी डॉक्टर को, वो एक्सपेंस अलाउड नहीं है। रेफरल कमीशन पे टू डॉक्टर्स, डॉक्टर्स को दवाई कंपनी बोलती है हमारी कंपनी की दवाई आप रेफर करो, आपको कमीशन देंगे हम, ठीक है, अलाउड नहीं है, वो कमीशन का एक्सपेंस अलाउड नहीं है। पेमेंट ब्राइब टू पुलिस एंड भाई लोग, पुलिस को भाई लोग का पेमेंट ब्राइब कर रहे हो अगर, नॉट अलाउड, ब्रीच ऑफ लॉ है, ठीक है। एक्सप्लेनेशन एडेड बाय फाइनेंस 22, these expenses shall be treated as illegal and thus shall not be allowed as deduction for any purpose which is an offense prohibited by law in India or outside India, ठीक है। किसी भी ऑफेंस के लिए या जो प्रोहिबिटेड बाय लॉ है उसके लिए आप खर्चा करोगे, डिसअलाउड है। आप किसी को बेनिफिट या परक्विजिट प्रोवाइड कर रहे हो, किसी को बेनिफिट या परक्विजिट प्रोवाइड कर रहे हो जो उसको लेना अलाउड नहीं है एज पर एनी लॉ, रेगुलेशन, रूल और गाइडलाइन। जैसे आप डॉक्टर्स को फ्रीबीज दे रहे हो या फिर कमीशन दे रहे हो, वो उनको लेना अलाउड नहीं है, तो आप दे रहे हो तो आपको भी एक्सपेंस डिसअलाउड हो जाएगा। उनके डॉक्टर के लॉ के हिसाब से उनको फ्रीबीज और रेफरल कमीशन लेना अलाउड नहीं है, दे आर नॉट अलाउड टू डू दिस। तो अगर आप उनको बेनिफिट दे रहे हो, परक्विजिट दे रहे हो, दिस इज ऑल्सो नॉट अलाउड, ठीक है।
डन। टू कंपाउंड एन ऑफेंस अंडर एनी लॉ इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया, आप किसी भी लॉ को कंपाउंड कर रहे हो। सर कंपाउंड मतलब क्या होता है? सेटलमेंट करना। सेटलमेंट में खर्चा कर रहे हो, नॉट अलाउड। किसी भी ऑफेंस का आप सेटलमेंट कर रहे हो, अलाउड नहीं होगा। ठीक है, डन। अब हम पढ़ेंगे स्टॉक एडजस्टमेंट, ठीक है, और सेक्शन 40 पढ़ेंगे या फिर क्वेश्चंस करेंगे। आप स्टॉक एडजस्टमेंट पढ़ लो मेरे साथ एक बार, फिर हम बात करते हैं आगे। सर स्टॉक एडजस्टमेंट क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय स्टॉक एडजस्टमेंट? ये सीख लो, काम आएगा। सर अंडर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक, ओवर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक। हम बात करते हैं क्लोजिंग स्टॉक से पहले। आप बताओ क्लोजिंग स्टॉक किस साइड में है? क्रेडिट साइड में है। अगर क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यू हो गया, क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यू हो गया तो इसकी वैल्यू बढ़ गई, मतलब क्रेडिट साइड बढ़ जाएगा, मतलब प्रॉफिट बढ़ जाएगा सर, मतलब प्रॉफिट बढ़ जाएगा। प्रॉफिट बढ़ गया है मतलब, और ठीक करना है तो क्या करना पड़ेगा? इसको लेस करना पड़ेगा। ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक लेस करना पड़ेगा। देखो, ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक लेस। सर क्लोजिंग स्टॉक अगर अंडर वैल्यूड है तो क्रेडिट साइड क्या हो गया? क्रेडिट साइड कम हो गया, मतलब प्रॉफिट क्या हो गया? कम हो गया। ठीक करना है, क्या करना पड़ेगा? ऐड करना पड़ेगा। देखो, और अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ऐड। बात करते हैं ओपनिंग स्टॉक की। सर ओपनिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड हो गया, डेबिट साइड बढ़ गया बेटा, डेबिट साइड बढ़ गया, मतलब एक्सपेंस बढ़ गया, मतलब प्रॉफिट कम हो गया। क्या? प्रॉफिट कम हो गया, मतलब प्रॉफिट कम हो गया। और अगर प्रॉफिट कम हो गया बेटा, और अगर प्रॉफिट कम हो गया तो मुझे बताओ, मुझे बताओ क्या दिक्कत है? तुमको ठीक करने क्या करना पड़ेगा? ऐड करना पड़ेगा। तो ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक में ऐड करना पड़ेगा, सॉरी, ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक में ऐड करना पड़ेगा। ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक ऐड। सर अंडर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक की बात करते हैं। ओपनिंग स्टॉक कम हुआ, मतलब डेबिट साइड कम हुआ, मतलब एक्सपेंस कम हो गया, मतलब प्रॉफिट बढ़ गया। ठीक करना है, क्या करना पड़ेगा? लेस करना पड़ेगा। तो अंडर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक लेस करेंगे। इसको याद मत करना, इसको ऐसे लॉजिक से याद करना कि साइड क्या है, डेबिट साइड में क्रेडिट साइड में याद करना है आपको। ठीक है, डन। बेटा ध्यान रखना, सीएसआर अलाउड नहीं है, ध्यान रखना है ना। चलो, एक काम करो, एक काम करो, नहीं रहने दो, ये क्वेश्चन रहने दो। करो बेटा, ये 22 कर लो फट से सॉल्व।
हुआ बेटा सॉल्व? देखो इजी है। फॉर अ डीलर इन शेयर्स एंड सिक्योरिटीज ट्रांजेक्शन टैक्स पेड इज इन रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज इज परमिसिबल बिजनेस एक्सपेंडिचर। ठीक है, ओके, सही बात है ये। हाँ सर, जिसका काम है शेयर्स बेचने का उसको एसटीडी अलाउड रहता है। दूसरा, मेरा पर्सन फॉलोज मार्केट सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, ये वाला तुमको बताना नहीं होगा शायद, कोई बात नहीं, इसको छोड़ दो अभी। ठीक है, इट इज मैंडेटरी टू प्रोवाइड फॉर डेप्रिसिएशन अंडर 32 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। यस, डेप्रिसिएशन का क्लेम मैंडेटरी होता है। ओके डन। द मेडिक्लेम प्रीमियम पेड टू जीआईसी बाय मिस्टर लोमेश फॉर हिज एम्प्लॉइज बाय एन अकाउंट पे चेक ऑन 27/12/24 इज डिडक्टेबल एक्सपेंडिचर अंडर सेक्शन 36। हाँ, अभी पढ़े हमने, अलाउड है सर, 36 में अलाउड है। So under 35 DDA, amortization of expenditure incurred under eligible VRS at the time of retirement alone can be done. तो क्या है सर ये? फॉल्स। सही का बात कैसे होता है सर? 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में होता है। ठीक है, एंड an individual engaged in trading activities and exercising the option of shifting out of default regime can claim additional depreciation in respect of new plant and machinery in the trading concern. ट्रेडिंग कंसर्न में नहीं कर सकता, फॉल्स है। एडिशनल डेप्रिसिएशन अलाउड किस में रहता है सर? सिर्फ जनरेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, जनरेशन और ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, या फिर प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चर ऑफ आर्टिकल और थिंग। राइट, ओके ओके सर। ठीक है बेटा, डन। ठीक है, अच्छा सर आज क्लास यहीं खत्म करेंगे? यस, आज क्लास यहीं खत्म करेंगे क्योंकि सेक्शन 37 तक खत्म करना था हमको। ये 40 सेक्शन जो है ना, यहाँ से लेके अपन कल खत्म करेंगे, 40 से लेके 44 तक पूरा। राइट, मैं कल स्टार्ट कराऊंगा बेटा इसको। ठीक है, डन, ओके। और कल से क्लास बेटा ऐप में होगी, कल से क्लास ऐप में होगी और ऐप में कंटिन्यू करेंगे अपन लोग। ठीक है, ओके, यस गाइज, ओके। कल पीजीपी चैप्टर थ्योरी खत्म हो जाएगी, क्वेश्चन उसके एक दिन बाद खत्म हो जाएंगे। ठीक है, सेकंड पॉइंट छोड़ दो बेटा, सेकंड पॉइंट पढ़ाऊंगा मैं तुमको, 43 का कल पढ़ाऊंगा, वो कल क्वेश्चन करा दूंगा उसका। ठीक है, चलो ओके गाइज, कुछ क्वेश्चन दूं, क्वेश्चन होमवर्क करने कल से दूंगा बेटा, आज नहीं कल से दूंगा। ठीक है, चलो कल से ऐप में मिलते हैं बेटा, जिनको परचेस करनी है क्लास परचेस कर लो, मिलते हैं ऐप में, ऐप में पढ़ाई करेंगे और बहुत बढ़िया से पढ़ाई करेंगे, ऐप में और अच्छी पढ़ाई होती है और फोकस पढ़ाई होती है ऐप में। ठीक है, तो मिलते हैं कल से।